अपर्णा यादव, क्या वाकई में अगर जांच होता है प्रतीक यादव के मर्डर की या फिर मौत की या फिर निधन की, तो क्या फिर उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? इस तरीके की खबरें आखिर सोशल मीडिया पे क्यों फैल रही हैं? क्यों आखिर रायता की तरह जो है इनको फैलाया जा रहा है? दर्शकों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको एक एक कर समझाते हैं कि वो तमाम सवाल आखिर क्यों अपर्णा जी पर ही जाकर गिर रहे हैं। वो तमाम सवाल प्रतीक यादव से जुड़े जो आज किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनका नेचुरल डेथ हुआ। कोई इसको जहर देकर मार दिया, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरीके से, आखिर क्यों कह रहा है? चाहे वो अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, तमाम लोगों ने जो भी शक जताया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब अंतिम संस्कार भी हो गया है और अब इसको 13वीं से पहले तक ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या वाकई में प्रतीक यादव को लेकर जो खबरें आ रही हैं या जो लोगों के मन में चल रहा है या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या प्रतीक यादव के चाहने वाले लोग कर रहे हैं या उनके रिश्तेदार जो कर रहे हैं या उनके दिमाग में जो चल रहा है, उसको कैमरे पर खोलकर बात कर देना चाहिए। क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, बीजेपी की नेत्री खुद अपर्णा यादव जी हैं जो उनकी पत्नी हैं, और समाजवादी पार्टी का पूरा कुंबा जो है प्रतीक यादव जी के साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर न्याय की बात नहीं होती है, इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर असली सच सामने नहीं आएगा, तो इससे बड़ा बेईमानी आखिर क्या ही हो सकता है। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। सवाल नंबर 1, पहले सवाल यही है कि प्रतीक यादव को लेकर आखिर लोगों के मन में शक क्यों है? ये शक क्यों आ रहा है? पहले समझिए। सबसे पहले क्या हुआ कि आज से कई महीनों पहले प्रतीक यादव को लेकर ये खबरें आई, उनको धमकियां मिली, मेल आया 4 करोड़, जी हाँ दर्शकों, 1 2 3 4 करोड़ की धमकी मिली। चाहे वो रंगदारी का हो, फिरौती का हो, ये धमकी आया कि भैया 4 करोड़ दिया जाए और नहीं तो हम तुम्हें पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे। देखिए ये कौन बेईमान लोग हैं, कौन जलील करने वाले लोग हैं, कौन बेरहम लोग हैं, कौन बेईमान लोग हैं जो आखिर एक मासूम को, एक जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने काम काज को करता है, मेहनत से दाल रोटी कमाता है, उसको इस तरीके से धमकी आ रही है। तब यहाँ पर एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ कि तब योगी पुलिस क्या कर रही थी? तब योगी जी की सरकार क्या कर रहा था कि जब उनके ही रिश्तेदार में अपर्णा जी के पति को कोई धमकी दे रहा है और आपने कोई छानबीन नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं किया, जो सच अब तक सामने नहीं निकल कर आया, आखिर ऐसा क्यों? ये पहला मेरा सवाल है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या 4 करोड़ की जो रंगदारी थी, क्या उसके वजह से प्रतीक यादव की जाने गई? क्या कोई दुश्मन था? क्या कोई जो है गुंडा था, माफिया था, जो कि यूपी में तो थर थर कांपते हैं? तो फिर आखिर ये मेल क्यों आया? फिर ऐसी धमकी क्यों आई? फिर ऐसे रंगदारी का, फिरौती का खबरें क्यों दिया गया? और ये क्यों कहा गया कि पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे? ये तमाम आज तक करता है, एबीपी न्यूज़ चैनल, टाइम्स नाउ, हिंदुस्तान, तमाम चीज़ों पर यह छपा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, पहले भी छपी थी। तो एक पहला हो गया, ये इस वजह से शक लाया जा रहा है कि उनका नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई साजिश है, कोई करता धरता है जिन्होंने इनकी जाने गई है। और एक सवाल ये भी कि अगर ऐसा था और ऐसा हुआ है, जिस तरीके की खबरें छप रही हैं, तो फिर अपर्णा यादव जी जो उनकी पत्नी, मैं जान रहा हूँ अभी वो ठीक हालात में नहीं होंगी, तो आखिर उन्होंने शिकायतें क्यों नहीं की? वो तो बीजेपी की नेत्री हैं, वो तो उनकी पत्नी थी, आखिर वो शिकायत क्यों नहीं की? ये भी एक मेरा सवाल है इसको लेकर। दूसरा जो दर्शकों मेन जो शक आ रहा है प्रतीक यादव जी को लेकर, वो ये कि आज से 2 से 3 महीने पहले उन्होंने, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा है कि वो साफ शब्दों में कहते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं अपने पत्नी से, जी हाँ फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, प्रतीक यादव 2 से 3 महीने पहले कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ, वो मुझे बर्बाद कर देगी, मेरे परिवार को ख़त्म कर देगी, मेरे रिश्तेदारों को तोड़ देगी, इसीलिए मैं इनसे तलाक लेने जा रहा हूं और लेना चाहता हूं। भैया सोशल मीडिया पे तहलका मच गया, पूरी मीडिया ये इसको चलाने लगी कि ऐसा क्या हो गया। अपर्णा यादव जी का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन उनके भाई का रिएक्शन आता है कि भाई साहब ये गलत खबरें हैं, ये अफवाह फैलाई जाती हैं, तमाम चीज़ें ये होती नज़र आ रही हैं। अब इसको समझिए बारीक से, अब कि अगर वो प्रतीक यादव तलाक लेना चाहते थे या कुछ भी लेना चाहते थे, तो आखिर अपर्णा यादव कैमरे पे आकर वो सच क्यों नहीं बताएं कि क्या मामला है, क्या रिश्ता सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या अंदर खाने जो है एक बेचैनी है, एक घुटन सा महसूस हो रहा है? लेकिन इसको आकर अपर्णा यादव के भाई जो हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये खबरें गलत है वगैरह वगैरह। ठीक 15 से 20 दिन के बाद प्रतीक यादव एक वीडियो बनाते हैं, हालांकि उसमें अपशब्द गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, अपशब्द विवादित बयान भी देते हैं और ये कहते हैं कि भाई मेरे और मेरी पत्नी अपर्णा यादव के बीच में सब कुछ ठीक है, चिंता का कोई विषय है, घबराने की विषय नहीं है, परेशान होने की विषय नहीं है। लोग खुश हो गए, उनके चाहने वाले खुश हो गए। मैं खुद उन पर ज़्यादा खबरें किया तो मैं भी कहा कि चलो भाई ठीक हो गया। कौन नहीं चाहता कि पत्नी खुश हो, कौन नहीं चाहता उनका परिवार खुश हो, कौन नहीं चाहता कि जो है परिवार खुशहाल रहे। लेकिन उसके बाद अचानक से 4-5 महीने बाद ये क्या हो रहा है?
ये सुबह सुबह 5:55 पर निधन की खबरें आती हैं, मौत की खबरें आती हैं, अस्पताल ले जाते खेल खत्म। तब लोगों के मन में डर आता है, भय आता है, चिंता आता है, शक आता है। और वो शक यही है कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया? 38 साल का भोला भाला हट्टा कट्ठा आखिर दुनिया छोड़ के कैसे चला जाएगा? कौन सी परेशानी थी, कौन सी बेचैनी थी? अब अखिलेश बाबू देखने जाते हैं तो वो स्वास्थ्य का भी हवाला देते हैं कि मैंने कहा था कि स्वास्थ्य ठीक रखो, उसका ध्यान दो। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर पैसे की कोई किल्लत आ गई, बिजनेस में अप डाउन होता है, तो क्या इसका मतलब कोई क्या ये एंगल है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आम जिंदगी में होता है ये लोगों से। लेकिन उन्होंने ये भी साथ ही साथ कहा कि अगर परिवार उनका चाहता है तो मैं जांच करवाऊंगा, और जांच करवाऊंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसके पीछे कौन गुंडा है, कौन माफिया है, आखिर क्यों इसके पीछे की वजह क्या। दर्शकों, उसके बाद अपर्णा यादव घर पर मौजूद नहीं होती हैं, वो 6 से 5 घंटे के बाद वो आती हैं, और उसके बाद जो पारिवारिक मामला होता है वो तो होता ही है, जो रस्म होता है वो आगे बढ़ता है, अंतिम संस्कार होता है एक दूसरे से। लेकिन सवाल ये यहाँ पे आता है कि जब मेडिकल रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम होता है, उस पर लोगों की निगाहें बनी रहती है कि आखिर इसका क्या होगा, उस पर जो है बन रहा रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून का थक्का आना, उनको चोट लगा रहना, फिर उसके बाद सांस लेने में कमी, ये तो खैर चलिए आम बीमारी, लेकिन खून का थक्का और चोटें पहले से लगी होना, ये लोगों के मन में जो शक था उसको और बढ़ावा दे देता है, उसको और मजबूती मिल जाती है, और लोग और सवाल पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों। तब फिर जो 2 बातें हमने आपको शुरू में बताई उस पर आ जाता है। बात नंबर 1 फिरौती वाला, रंगदारी वाला, और बात नंबर 2 तलाक वाला, कि क्या इन दोनों बातों को लेके प्रतीक यादव अकेला हो गए, अकेलापन महसूस करने लगे, डिप्रेशन का शिकार हो गए, वो तनाव अपने आप पर लेने लगे, क्या वो उनके अंदर वो बेचैनियाँ, वो परेशानियाँ पूरे नसों में चलने लगी, पूरे मस्तिष्क पे हावी हो गया, और इसी वजह से वो उनकी स्वास्थ्य भी खराब हो गई? ये सवाल आने शुरू हो गए, और उसके बाद से जो है लोगों के मन में चलना शुरू हो गया। तो ये 2 बातें बहुत अहम थी, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, और तीसरा जो मेरी जानकारी में है, और मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, यूपी में बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं, तो फिर प्रतीक यादव ठीक उनके निधन से पहले, उनके मौत से पहले किसी से बातचीत हुई होगी, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, तमाम लोगों से बातचीतें हुई होंगी, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग्स को जो है सबूत के आधार पर तो इकट्ठा किया जाना चाहिए था, उसको जो है रखना चाहिए था। और एक वो आ जाएगा, दूसरा सीसीटीवी फुटेज होंगे, और उससे पहले कॉल हिस्ट्री निकाल लीजिए कि किसे किसे बातें हुई। फिर ये जांच का विषय तब ज़्यादा बन जाता है कि आखिर ये तमाम चीज़ें जो अखिलेश यादव, संजय सिंह और तमाम जो उनके रिश्तेदार कह रहे हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे, पर्दे के पीछे छोड़ देंगे, फिर इसको एक आम लाश की तरह ही समझ लेंगे, तो फिर जो है वो तमाम सवालों का कोई मतलब ही नहीं बन जाता जो इस वक्त आप उठाना चाहते हैं। एक बात और रह जाएगा कि आए दिन ऐसे कई मौतें होती हैं, कई निधन होता है, लेकिन बड़ा सवाल मुलायम सिंह का परिवार, बड़ा सवाल अखिलेश यादव का परिवार, बड़ा सवाल कि समाजवादी पार्टी का परिवार, और उससे भी बड़ा अहम सवाल कि यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। क्या एक ये एंगल है? क्योंकि लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी दरअसल जो है, बीजेपी से अपर्णा यादव आती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदारी में है, और वहीं अखिलेश यादव के ये छोटे भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, और ये समाजवादी पार्टी का पूरा कुंभ है। तो सियासती तौर पर लोग ऐसे देख रहे हैं, राजनीतिक तौर पर, लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या इसका जांच होगा, या फिर इस पूरे घटना को, पूरे मामले को जो है दरअसल पर्दे के पीछे डाल दिया जाएगा, और जो जितने भी सवाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं उसको जवाब नहीं मिलेगा। ये एक हो सकता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में प्रतीक यादव के साथ कोई घटना हुई, कोई जुल्म हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश करता था, या फिर एक नेचुरल डेथ हुआ जैसे कि आमतौर पे होता है? हर इंसान को ज़िंदगी में मौत का मज़ा चखना है, क्या वैसा ही हुआ? तब आखिर कब तक चुप रहेंगी, या फिर ये कब तक छुपा कर रखेंगे कि आखिर प्रतीक यादव के साथ जो हुआ है वो आखिर असली सच्चाई में है क्या? क्योंकि जब से उनका निधन हुआ है, या फिर यूं कहें कि मौत हुआ है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो शक था, जो तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे थे, वो पूरी तरीके से जो है दरकिनार हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बोल नहीं पा रहे हैं, अपने ज़बान से निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी वो डर चुभा हुआ है, जो डर प्रतीक यादव ने आज से 6 महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस को या अपने जानकारों को ये बताई थी कि भाई मैं परेशान बहुत हूँ, मैं अपनी बीवी से पूरी तरीके से जो है आजिज हो चुका हूँ। यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, और इसका आखिरी समाधान क्या है, वो समाधान मांगने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें मिला क्या? क्या उन्हें मौत मिला? क्या उन्हें जो है इस ज़िंदगी को छोड़ के जाना पड़ा? ये अब आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है।
तमाम चीज़ें जो है वो हो चुका है, उनके रिश्तेदार दुख भी जता चुके हैं, पूरा देश जो है दुख जता रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही है, सवाल यही है कि आखिर अगर ये नेचुरल डेथ है, अगर भगवान की तरफ से दिया हुआ मौत है, तब तो फिर कोई बात नहीं है, आज न कल सभी को मरना है। लेकिन अगर जानबूझकर किसी की वजह से अगर मौत हुई है तो फिर ये जांच का विषय है, और जो इसके पीछे है, जो इस साजिश में शामिल है, उस सब को सलाखों के पीछे डालने का काम। दरअसल दो सवाल है दर्शकों, और दोनों सवालों को जरा सा बारीक से समझिएगा। पहला यही कि आखिर अपर्णा यादव पे लोगों की निगाहें क्यों जा रही हैं? वो तो उनकी पत्नी है, अपर्णा यादव बीजेपी की नेत्री है, बीजेपी के नेता भी हैं वो, और बीजेपी में जब से शामिल हुई हैं तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी को अलग अलग नज़र से क्यों देखा जा रहा है? यानी कि राजनीतिक तौर पे तो दोनों अलग है, लेकिन वो उससे पहले रिश्तेदार भी तो हैं। अगर अपर्णा यादव जी की बात करें या प्रतीक यादव जी की बात करें तो वो दोनों मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी हैं। तो फिर इससे बड़ा कोई बड़ा रिश्ता तो नहीं होता है, इससे कोई मजबूत रिश्ता तो नहीं होता है। इस बात को लोग क्यों नहीं समझ रहे? उसके पीछे की रीज़न को समझिए। जब से सोशल मीडिया पे प्रतीक यादव ने ये ऐलान किया और ये बताया कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, और तलाक लेने के पीछे की रीज़न भी बताया प्रतीक यादव ने, और बताया ये कि दरअसल मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, मुझे टॉर्चर करती है, मुझे प्रताड़ित करती है, और इस वजह से मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, इससे तलाक लेना चाहता हूँ। ये बात आते ही दर्शकों पूरे सोशल मीडिया पे जो है तहलका मच जाता है। समाजवादी पार्टी खेमे में जो है बेचैनी सी शुरू हो जाती है, और अखिलेश के ये भाई भी हैं, मुलायम सिंह यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पुत्र भी हैं। तो अब लोगों के जहन में आता भाई ऐसा हुआ क्या वाकई में बीजेपी नेत्री यानी अपर्णा यादव यानी उनकी पत्नी क्या परेशान कर रही हैं, क्या उन्हें जलील कर रही हैं? फिर उसके बाद जो है अपर्णा यादव के भाई आते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये जो खबरें हैं, ये जो प्रतीक यादव ने जो सोशल मीडिया पे डाला है, ये पूरी तरीके से गलत है, खबर है। चलिए ये कवर अप है, ये हर कोई परिवार जो है हर एक ऐब को पर्दा डालना चाहता है, तो ये मेरे समझ में आ जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आप कितना भी उसको मिट्टी में डाल दीजिए, लेकिन सच को दबा नहीं सकते। क्या वही सच आज सामने तो नहीं आया? ये बात हो गई। हालांकि अपर्णा यादव को उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया, मीडिया कर्मी ने जब सवाल पूछा, तो हालांकि प्रतीक यादव के तलाक पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और नहीं दी। अब वो इससे बचते नजर आए, कतराते नजर आए। लेकिन अब जब अचानक से ये खबरें आती हैं कि उनका निधन हो जाता, तो हालांकि सब शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या भाई हार्ट अटैक है या कुछ और है, लेकिन ऐसा कोई खबरें नहीं थी। जब डॉक्टर्स ने जो बातें बताए, जो अस्पताल में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, वो और भी चौंकाने वाला था कि भाई निधन से पहले, मौत से पहले ही उनके शरीर पर जो है वो चोट के निशान है। आखिर ये क्या बताते हैं? ये एक बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 कि जब उनका निधन हुआ तो आखिर अपर्णा यादव उनके साथ मौजूद क्यों नहीं थी? वो क्यों जो है कहीं और गायब थी? ये सवाल आने शुरू हो गए। हालांकि राजनीतिक तौर पर यह समझा जा सकता है कि सबका अपना अपना काम होता है, स्टार प्रचारक के रूप में, प्रचार के रूप में कहीं जाती हैं, लेकिन कि क्या उनके निधन के वक्त अपर्णा यादव जी गायब थी? क्या वो इस बात से बचने की कोशिश कर रही थी? क्या वो बचे इसलिए रही थी कि जो खबरें हमारे आपके बीच में आ रही थी, क्या उससे वो पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी? ये एक बड़ा सवाल। फिर उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, जब प्रतीक यादव को लेकर ये कह देते हैं कि मैं भी हैरान हूँ, मैं भी इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर अचानक से कैसे आ गई, तो मैं भी हैरान हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये शक जो है पूरे समाजवादी पार्टी खेमे में फैल जाती है, और फैलने के बाद ये पूछा जाता है कि क्या वाकई में अगर ये निधन नहीं है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, तो फिर इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। और उसके बाद लोगों की जिन निगाहें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे चली जाती हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो मोटी मोटी बातें निकल कर आती है, पहले वो कि उनके शरीर में जो खून का थक्का है, जो ब्लड का जो जमावड़ा है, वो दरअसल हुआ। तो ये हालांकि मैं जब सुप्रीम कोर्ट के वकील से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा ये एक आम बात है, क्योंकि वकील इस पर ज़्यादा बताते हैं लीगल एक्शन क्या हो सकता है, कार्रवाई क्या ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये उस पर डॉक्टर के रूप में भी बनाया जा सकता है। लेकिन वही जो समाजवादी पार्टी के जानकार हैं, जो प्रतीक यादव के समर्थक हैं, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया भी जाता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरा, अब ये कहा गया कि दरअसल वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। हालांकि धनखड़ जी के वक्त भी कहा गया था कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनका इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और रही, ईडी सीबीआई का खेल था। एक दूसरा, अब ये कहा गया कि दरअसल उनके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रहा था। एक ये भी बताया गया जिसकी वजह से वो चकरा कर गिर गया और चोटें आई। तो एक दो बात ये आ रहा था। तीसरी बात कि कहीं जो ब्लड है वो पूरी तरीके से जो है वो पतला जितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन में मिलकर वो उतना नहीं था, जिसके वजह से भी जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें ये तस्वीरें हम सबको देखने को मिली। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिर जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है, तब आखिर उनके साथ उनकी पत्नी क्यों नहीं थी?
ये भी सवाल आ रहा है। लेकिन मेरा मानना दर्शकों ये है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जो वक्त चल रहे हैं, जो हालांकि दुखद है, किसी का भी इस दुनिया से जाना किसी भी परिवार के लिए इतना आसान नहीं होता। सवाल को एक जगह रख दीजिए, सवाल दूसरी जगह है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं या उनका परिवार कह रहा है, क्या सिर्फ कह रहे हैं या उस पर एक्शन भी लेंगे, और नहीं लेंगे तो इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है कि अपर्णा यादव जी बीजेपी से आती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से समाजवादी पार्टी से कुछ बदला लिया जाएगा। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, बेफजूल। हाँ, पिछले इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे तो दोनों का रिश्ता बेहतर चल रहा था। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का रिश्ता बहुत बेहतरीन चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं। उनके बच्चे हैं, वो भी खुश थे। लेकिन जब से उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसके बाद से ये कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ये मोटा मोटी मिलाकर 8 से 9 महीने के बीच हुआ होगा, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई और प्रतीक यादव इस दुनिया से चलेगा। एक बात और, जो प्रतीक यादव ने बीच में कही थी कि उन्हें मेल आ रहा है, धमकी आ रहा है फिरौती का पैसा वसूलने का, क्या उससे भी परेशान थे? क्या उससे भी ये सोच रहे थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? हालांकि अखिलेश यादव के बयान से ये लग रहा कि पैसे की तंगी थी, परेशान वो चल रहे थे, बिजनेस में घाटा हो रहा था वगैरह वगैरह। खैर, ये तो हर एक इंसान के साथ होता है, ये तो आम बातें हैं। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है लगभग जो 39 करोड़ के पास तो समस्याएं ही हैं, आए दिन तो आती हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ है, अगर किसी ने मारा है या मर्डर हुआ है, तो इसका पुख्ता जांच होना चाहिए, जांच मुकम्मल होनी चाहिए और जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। जो रीति रिवाज है, जो अंतिम संस्कार है, जो तेरहवीं, वो आसानी से होना चाहिए। लेकिन बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो लोग खबरें चला रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि भाई बड़ा खुलासा हुआ, जो मौत का जो राज है वो लोगों के सामने आ गया, इस तरीके से कर किसी के परिवार को बरगलाना या किसी के साथ इस तरीके से करना मेरे लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं। लेकिन दर्शकों, आप जनता है, जनता की अदालत है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है कि आखिर उनकी मौत को आप कैसे देखते हैं। कमेंट कर जरूर बताइएगा।